स्टिशियोमेट्री एंड द मोल कॉन्सेप्ट। देखिए जितनी केमिकल कैलकुलेशंस, स्टिशियोमेट्री एंड द मोल कॉन्सेप्ट इज बेसिकली डीलिंग विद द केमिकल कैलकुलेशंस। और इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है? बिकॉज केमिस्ट्री इन्वॉल्व मेकिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। केमिस्ट्री इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, एक सेंट्रल साइंस है, एक्सपेरिमेंटल साइंस है, और हम हर चीज में जो भी मैन्युफैक्चर्ड है उसका एक सर्टेन केमिकल रूट है, एक केमिकल सिंथेसिस मैकेनिज्म है, या एक पर्टिकुलर इक्वेशन है। सपोजिटली दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल जो प्रॉस्पेरिटी डिसाइड करता है नेशंस की, दैट इज कि आप कितना फर्टिलाइजर्स बना रहे हैं। फर्टिलाइजर्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें चाहिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो है, दैट इज अमोनिया। एंड नाइट्रोजन रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन basically involve a fixed mole ratio। या कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है, एनी केमिकल रिएक्शन, इट इज नॉट बाय एनी हैप्पैजेड मैकेनिज्म। प्रिसिशन एक्यूरेसी है, एक सर्टेन मोल एक रिएक्टेंट के सर्टेन मोल ऑफ प्रोडक्ट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं एंड सर्टेन मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सो केमिकल रिएक्शन फॉलोज द मोल रेशियो। इट मीन हमें उस मोल रेशियो को फॉलो करके रिएक्ट करना पड़ता है। जैसे इस इक्वेशन को हम रीड करें तो हम कहेंगे दिस इज 1 मोल reacting with 3 moles and produces 2 moles. 1 mole reacting with 3 mole produces 2 moles। 1:3:2 की रेशियो जिसमें ये रिएक्शन होता है। अब नाइट्रोजन के 1 टन मोल्स लेंगे तो कंप्लीट रिएक्शन के लिए 3 टन मोल्स ऑफ हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे, एंड देन यू विल गेट 2 टन मोल्स ऑफ अमोनिया। सो देयर इज अ फिक्स मोल रेशियो that actually goes on, that is followed। एक फिक्स मोल रेशियो चलती है जिस पे केमिकल रिएक्शन होता है। अब जब हमें किसी चीज के मोल्स फाइंड करने, अगर हमें किसी के मोल्स फाइंड करने हैं तो मोस्ट बेसिक फार्मूला आप जो सीख चुके हैं, हम मोल को भी डिफाइन करेंगे बाद में, लेकिन पहले तो बेसिक फार्मूला आप सीख चुके हैं, जानते हैं, दैट इज टू फाइंड मोल्स वी नीड mass of that substance and its molar mass। Now if we want to find out the moles of the atoms, anything in atomic form, तो हमें इसके मोल्स फाइंड करने के लिए इसके मैस को इसके रिलेटिव एटॉमिक मैस के साथ डिवाइड करना पड़ता है, रिलेटिव एटॉमिक मैस। और अगर कोई चीज मोलिकुलर है, लाइक मोलिक्यूल है, कंपाउंड है, ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड कर रहे हैं, तो आप मोल्स को मोलिकुलर मैस MR से डिवाइड। अब हम ये आर वर्ड जो यूज कर रहे हैं, that relative atomic mass and relative molecular mass, why these are used, या why atomic mass stands for AR, why not A? It means हमने एटॉमिक मैसेज को कहीं पे करेक्शन की हुई है, कहीं पे कंपेयर किया हो, कंफर्मेशन की, और फिर हमारे पास एटॉमिक मैसेज आते हैं। तो जो आपको पीरियोडिक टेबल में सपोजिटली किसी जगह पे मैं आपसे कहूँगी क्लोरीन का एटॉमिक मैस बताएं या AR बताएं, तो आप क्लोरीन को जो पीरियोडिक टेबल में देखते हैं तो इट्स रिटन लाइक दिस 1735.5 1735.5। तो ये जो हमारे पास देयर इज बेसिकली द AR, और 0.5 सजेस्ट कर रहा है या पॉइंट्स में आ रहा है, ना भी पॉइंट्स में आ रहा हो तो इट मे बी कंटेनिंग सम आइसोटोप्स। ये तो डिपेंड कर रहा है कि 0.5 है तो इट मीन आइसोटोपिक रेशियो जो है वो वेरी कर रही है। लाइक इसमें 3:1 की रेशियो है, वन आइसोटोप 35 इज 3 times more than the other isotope 37 which is one part of it, 1:3 की रेशियो। इसीलिए हमारा राउंड ऑफ करके ये आया जब हमने एवरेज आइसोटोपिक मास फाइंड किया होगा। बट इन सम केसेस इट मे बी इवन राउंडेड फिगर, बट स्टिल इट मे हैव द आइसोटोपिक masses इन्वॉल्वड। लाइक ब्रोमीन को आप देखें BR, it is written like 3580। रीजन बिकॉज इट्स टू आइसोटोप्स, एक 79 है दूसरा 81 है, उनकी प्रोपोर्शन 50-50 है। जब हमने एवरेज आइसोटोपिक मैसेज का फॉर्मूला यूज किया AR का, तो हमने इसको प्लेस किया, और फिर
वो राउंडेड आ गया, 80 आ गया. So it means we need to find out what are average, what are isotopic masses or what are atomic masses and how they are corrected. और क्या रोल है एटॉमिक masses का, हमने इनको किस तरह कंफर्म किया. By definition, definitely you know that atomic mass is the sum of proton plus neutron present in nucleus of an atom. And when you compare it with unified atomic mass, the carbon-13 is taken as a standard suppose. When you compare it, then it becomes the relative atomic mass. And when you have the relative atomic masses of different isotopes, you take an average of them. तो वो हम करेंगे. लेकिन how these atomic masses are being somehow in a way corrected, confirmed, and how the molecular masses are being confirmed. तो उसके लिए हमने एक टॉपिक यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, that is mass spectroscopy. Mass spectroscopy. The purpose of mass spectroscopy is a machine used to identify atomic masses of atoms. A machine used to identify atomic masses of atoms and their abundance. Or presence of isotopes in an element. That is one purpose. But the main purpose जो mass spectroscopy का होगा, that is to find the molecular mass of organic molecules, to confirm the molecular masses, especially organic. Mass spectroscopy is a huge analytical tool used in forensic science, medical science, to confirm what medicine is there, what molecule is there. कंफर्मेशन होती है. जैसे एमआरआई के बाद अगर कोई डिटेक्शन होती है और उसको फाइनल स्टैंप लगाना चाहिए, एमआरआई इटसेल्फ इज अ फाइनल स्टैंप नो डाउट, बट स्टिल आप फर्दर कंफर्म करना चाहें तो एनालिटिकल टेक्निक में मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी इज अ ह्यूज स्टेप जो कंफर्म कर देती है कि ये मॉलिक्यूल जो आपने डिस्कवर किया है, सपोज कोई मेडिसिन है, कोई केमिकल है, और उसका अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंफर्मेशन वहां से हो जाती है. तो हम कंफर्म डिटेल में उसको भी देखेंगे कि हाउ एक्चुअली मॉलिक्यूलर मैसेज कैन बी कंफर्म्ड यूजिंग मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी. बट to start with, how this machine work basically to identify relative atomic masses and presence of the isotopes. Okay. अच्छा, किसी एलिमेंट को, suppose take an example of this working कि कैसे काम होता है. Suppose we have chlorine Cl2 and we want to identify what atomic mass it has, क्या इसके पास आइसोटोप्स हैं या नहीं है. तो मशीन काम कैसे करती है, वर्किंग ऑफ द मशीन एंड हाउ इट वर्क एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इसके आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम एक जनरल आइडिया लेते हैं मशीन काम कैसे करती है. सच ए कॉम्प्लिकेटेड मशीन. बेसिकली मशीन इज इक्विप्ड दैट यू कीप द सैंपल इनसाइड, ये आपका सैंपल है, एंड यू अटैक इट, bombard it with electrons, high energy electrons. बिल्कुल जैसे हमने किसी एलिमेंट को आयनाइज किया था, that was almost the same kind of machine. And when you bombard it with the electrons, we program it in such a way that it changes to positive ions, unipositive ions, unit positive, singly positive. because हमारी मशीन प्रोग्राम्ड ऐसी है कि वो सिर्फ उनको आइडेंटिफाई करेगी जो यूनिपॉजिटिव है. उसका आपको रीजन अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा. And once they are identified, their masses are being detected.
and then machine come with a graph, with a presentation. Now how this machine work, अगर आपके पास solid हो तो उसको भी आपको मोल्टन करके, लिक्विफाई करके, वेपराइज करके, गैसियस फॉर्म में करके इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करने पड़ते हैं. इट चेंजेस टू आयंस, एंड देन these ions, positive ions, move through a magnetic field जहाँ वो एक्सेलरेट होते हैं, एंड देन फाइनली दे फॉल ऑन अ डिटेक्टर. एंड डिटेक्टर उनका मैस फाइंड करता है बाय कंपेयरिंग मैस टू चार्ज रेशियो. और हमारे पास एक मशीन की वर्किंग आपका सिलेबस नहीं, हमारे पास एक ग्राफिकल आउटपुट आ जाता है जहाँ पे वाई एक्सिस पे परसेंटेज ऑफ आइसोटोप पर्टिकुलर एलिमेंट, इट्स AR, या परसेंटेज के लिए आप अबंडेंस का वर्ड यूज करेंगे, कर सकते हैं, हाउ मच अबंडेंट इट इज, एंड देन वी कैन फाइंड आउट, we compare it with on x-axis mass to charge ratio. Since हम यूनिपॉजिटिव आयन को डिटेक्ट करते हैं तो चार्ज इज 1+. So when the charge is 1, it means ratio mass की आएगी, mass over 1 will definitely the answer will be 1. सपोजिटली हम क्लोरीन के लिए देखें कि क्लोरीन में किस तरह का हमारे पास एक स्पेक्ट्रम आता है, सिंपल स्पेक्ट्रम, दैट इज वी हैव दीज टू पीक्स. फर्स्ट पीक got a mass to charge ratio 35, and second peak got a mass to charge ratio of 37. One is 35, other is 37. Now जो 35 वाली है, when you find its abundance, that is 75%. आप लोग ये O level से भी कुछ बेसिक्स जरूर जानते होंगे. And 37 one got an abundance of 25%. That's quite enough information, because there are only mass to charge ratio unipositive ions की just 2 peaks अगर बनती हैं, just only 2 peaks, so it means it has 2 isotopes and their proportion is also given. अच्छा, ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? आपने बम्बार किया तो क्या हुआ है, तो आपने उसके लिए आपको इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर ज़हन में लाना होगा. That is the covalent bond between them. They have many non-bonding electrons as well, loaded with 3 lone pairs. लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं तो बाय चांस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो है, अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को आके इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा. तो इट मीन हमारे पास ये जो एटम बचेगा, एक तो बॉन्ड टूट जाएगा, फ्रेगमेंटेशन हो जाएगी, और ये जो एटम बचेगा इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, नॉकआउट हो जाएगा, ये 1 पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और दूसरा जो है वो फ्री रेडिकल बन जाएगा. हमें उसको इंटरेस्ट नहीं, मशीन उसको डिटेक्ट नहीं करती, दैट इज बीइंग वेस्टेड. अगर इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टूटता है, बट देयर इज 100% चांस कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ना टूटे, इलेक्ट्रॉन आके किसी लॉन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करे, तो उस केस में पूरा मॉलिक्यूल जो है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा और वो डायटोमिक ही रहेगा, यूनिपॉजिटिव आयन नहीं बनेगा. वो यूनिपॉजिटिव आयन बनेगा लेकिन वो डायटोमिक रहेगा, उसका बॉन्ड नहीं टूटा, उसका बॉन्ड नहीं टूटा. तो इट मीन हमारे पास, अगर इसको एक्सटेंड करें, थोड़ा सा एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट किसी जगह पे, किसी बुक में, किसी क्वेश्चन में अगर बीच में आया हो तो आपको 35 पे पीक आ रही है, 37 पे पीक आ रही है, क्योंकि MCQs में तो लास्ट में. लेकिन आप देखेंगे कि आगे आपको पीक्स जो हैं, आगे भी पीक्स आ रहे हैं. लाइक Cl2, अगर दोनों क्लोरीन 35 वाले हैं तो 70 पे भी पीक आएगी. अगर दोनों क्लोरीन जो है, एक 35 वाला है, एक 37 वाला है, तो इट मीन 72 पे भी पीक आएगी. और अगर दोनों 37 वाले हैं तो 74 पे भी पीक आ रही होगी. तो इट मीन ये जो पीक्स हैं, these simply confirm what kind of combination may be possible, और मोलिकुलर आयन क्या हो सकता है. लेकिन हमें आइसोटोपिक मैसेज करेक्ट करने के लिए जिन पीक्स को इंपॉर्टेंस देनी है वो हमारी एटॉमिक पीक्स है. इसीलिए आप अगर अपनी बुक देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, तो उन्होंने इन पीक्स को इग्नोर किया, बट एक्सटेंडेड कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस में जरूर पूछते. और वहां जब इन पीक्स की आइडेंटिफिकेशन आए तो आपके जहन में होना चाहिए कि जरूरी नहीं था कि फ्रेगमेंटेशन हो. फ्रेगमेंटेशन में किसको कह रहा हूँ,
कि क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड टूटे, इलेक्ट्रॉन आके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ स्ट्राइक करे और उसको नॉकआउट करे और आपके पास यूनिपॉजिटिव आयन बने। और ये यूनिपॉजिटिव आयन जब एक्सीलरेटर से गुजर के, मैग्नेटिक स्ट्रिप से गुजर के चार्ज डिटेक्टर पे जाए, तो वो उसका मैस टू चार्ज डिटेक्ट करके इसका मैस बता दे कि सपोज ये 35 वाला है। जितने इसके पार्टिकल्स टिकल करेंगे उसके कंपैरिजन में 37 वाले करेंगे, तो आपके पास जो रेशियो आ गई है, दैट रेशियो इज बेसिकली 1:3। तो हमारे पास दोनों की आइसोटोपिक अबंडेंस आ गई। और फिर आप लोग एवरेज निकालते हैं, आप कहते हैं एवरेज आइसोटोपिक mass is AR of isotope 1 suppose into its percentage, into its abundance, plus AR of isotope 2 into its percentage, plus 3 over total abundance. And normally total abundance taken is 100. तो इस तरह से हमें क्लोरीन के लिए आपने किया अगर, तो 35 into 75 plus 37 into 25 and you divide with 100, तो आपके पास जो एवरेज आइसोटोपिक मैस नॉर्मली पीरियोडिक टेबल में लिखा होता है, दैट इज 35.5। एवरेज आइसोटोपिक मैस हैज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। और हम कैलकुलेशन में जब किसी का मोलिकुलर मैस फाइंड करेंगे, एमआर फाइंड करेंगे, लाइक मैग्नीशियम क्लोराइड का आप एमआर फाइंड करें, मोलिकुलर मैस फाइंड करें, एमआर हम उसको इसलिए कहेंगे कि एटॉमिक मैसेज आर एवरेज and R stand for relative atomic mass. So they have been compared. Even molecular mass is also the molecular mass of a molecule compared with unified atomic mass unit, जो आपका कार्बन 13। तो MgCl2 का अगर आप निकालें तो मैग्नीशियम इज 24 प्लस 35.5। हमने यहाँ पे 35 नहीं लिया या 37 नहीं लिया, so that will be the average, that will be the molecular mass, जिसे आप कहते हैं that is MR, because they the isotopic masses have been confirmed using that mass spectroscopy machine. मैं आपको we call it as accurate relative atomic masses. And mass spectroscopy, this machine working, not you need not to take interest. That is basically the place where heated filament produce high energy electrons. This is the ionization chamber where electrons bombard करते हैं आप किसी particular sample पे in gaseous form, and they undergo an encounter of the electrons, bombarding electron and their own electron. उनका bonding भी हो सकता है, non bonding. They change to unipositive ions and these unipositive ions are detected here, recorded here, and computer जो है results दे देता है। अब अगर initial result देखें, ये किसी suppose किसी का भी है, mass to charge ratio शायद नियॉन का है, तो एक स्पेक्ट्रम को देख के हमें स्ट्रेट अवे एक आइडिया हो जाता है that this particular element has isotopes. सारे एलिमेंट्स के isotopes नहीं होते, this particular element has isotopes. And how many isotopes are there? 1, 2, 3, 4. So it has 4 isotopes. What about their abundance, relative abundance? 208 वाले की बड़ी obvious, quite high, more than 50. 207 less than 25 or 25. 206 is around 25, 26. 204 वाला भी certain percent है। तो अब अगर आप ये प्रिंट आउट टेबल में देखें, तो यहाँ हमें हो रहा है कि 204 वाला जो है, ये नहीं कि हम उसको इग्नोर करेंगे 2%, दैट इज आल्सो 2%, 206, 27, 208 and total 100%. So determination of AR from the mass spectra जैसे हमने अभी किया, बेसिक सारी उसमें लिखी होंगी, आप देखें कि वो क्या कर रहा है। AR of neon, atomic mass into its abundance, that is relative, because इसकी परसेंटेज क्या है नियॉन में, आप देखें तो 20 वाला जो है वो 90.9 है, 19 वाला है ही नहीं, 21 वाला 0.3 है और 22 वाला 8.8 है। एवरेज अगर आप निकाल रहे हैं
AR of neon. That is isotopic abundance 20 multiplied by 90.9. 21 plus 21 into 0.3 plus 22 into 8.8, 100. Okay, so आपके पास 20.2 इसका average isotopic mass आ गया, average mass आ गया, that is average mass. It has been compared, all atomic masses have been compared. That is why we use the word AR. Okay, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के साथ आपने कंपेयर किया, फिर भी आपको प्रॉपर डेफिनेशन बुक से देख के सी कंफर्म लिखनी पड़ती है, बड़ी प्रीसाइज. सर यस सर, आप एक दफ़ा जो एक्स एक्सिस पे मास ओवर चार्ज रेशियो, आप इसको रिपीट कर सकते हैं कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? देखिए ना, जब आपने बम्बार्डमेंट की इसके ऊपर, तो इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट की है जैन, तो वहां पे जो आपका पर्टिकुलर एलिमेंट है, सपोज हमने क्लोरीन देखा, तो क्लोरीन का अगर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन टूटा है, ये बॉन्डिंग फायरिंग इलेक्ट्रॉन आया और इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को लेके, तो आपके पास पीछे क्लोरीन का एक पॉजिटिव रेडिकल रह गया. मशीन इस पॉजिटिव रेडिकल को रीड करती है, इसके मैस को रीड करती है. अब इलेक्ट्रॉन के जाने से उसके मैस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रॉन का तो कोई मैस नहीं होता, इलेक्ट्रॉन इतने स्मॉल होते हैं, इलेक्ट्रॉन का एक इलेक्ट्रॉन का मैस इतना कम होता है कि दैट इज नेग्लिजिबल. आप जानते हैं 1/18 40 ऑफ प्रोटॉन है, 1/18 40 ऑफ प्रोटॉन, या इतना कम है, तो उससे तो इग्नोर करते हैं, इलेक्ट्रॉन के जाने से मैस को कोई फर्क नहीं पड़ा. जब यूनिपॉजिटिव आयन बन गया, तो मशीन हमारी वन पॉजिटिव आयन को डिटेक्ट करती है. तो आपका जो वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, उस पर मैस टू चार्ज रेशियो है ना, चार्ज 1+ को मशीन प्रोग्राम है, आपका कंप्यूटर प्रोग्राम है. तो इट मीन अगर 35/1+ का आंसर आए तो वो 35 ही आएगा. तो इट मीन ऑन एक्स एक्सिस इट इज मैस, एंड ऑन वाई एक्सिस दिस इज बेसिकली परसेंटेज अबंडेंस जो आपने डिटेक्ट किया. आपको पता चला कि 37 है, 35 है और 37 है, और 35 जो है वो 75% है, और जो 37 है वो 25% है. दैट इज 75%, 25%. और उसी फार्मूला को यूज करके हमने इसका एवरेज AR निकाला. सर, ये जो हमारे पास 35 है, ये कुछ कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बाद आया, यानी ये एक पर्टिकुलर एटम का मास नहीं है? देखें, मैं दोबारा ये चीज बता रहा हूँ, आपके पास वाई एक्सिस पे परसेंटेज अबंडेंस, और एक्स एक्सिस जो है इसके ऊपर आपके पास मैस टू चार्ज रेशियो. देन सपोज 35 है, तो 35 है तो एक एटम का मैस ना, बिकॉज उसने एक पॉजिटिव आयन को जब डिटेक्ट किया, तो उसका मैस जिसको डिटेक्ट किया वो 35 था. लेकिन जब उसने देखा कि अगर 100 आइसोटोप्स, सॉरी 100 एटम्स एनालाइज करें, क्लोरीन के 100 एटम्स एनालाइज करें, तो उनमें से 75 ऐसे हैं जिनका मैस 35 था. देयर इज बेसिकली 75% got an isotopic mass, 75% got an isotopic mass of 35. सर, जो हम एटम्स का मास फाइंड आउट करें, इसका हमने यूनिट किस तरह सेट किया है, मतलब कोई स्पेसिफिक यूनिट? एटम का मास जो है वो तो एटॉमिक मास यूनिट है. हम उसको एक सिंपल ये कंपैरिजन करते हैं. देखें ना, अगर आप सिंपली एटॉमिक मास की डेफिनेशन करें, जैसे आपने ओ लेवल्स में की होगी, तो आप कहेंगे क्लोरीन है 17 प्रोटॉन्स and may have 18 neutrons, and chlorine has 17 protons and may have 20 neutrons. तो आपके पास ये वाला है, ये 75% है, इस तरह का आइटम आपको जो नजर आएगा, और ये वाला जो है वो 25%. तो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यहाँ पे जो बन रहा है वो 35 बन रहा है, और जो यहाँ बन रहा है वो 37 बन रहा है. तो जो 35 वाले हैं, 100 अगर लोग आपने इनके एनालाइज किए हैं जैन, तो 75 ऐसे हैं जिनका 35 कंफर्म होता है, और 25% ऐसे हैं जिनके जो 37 होते हैं. तो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होती है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट
having same proton number, obviously, but their mass number varies. And mass number क्यों वेरी करता है? Because of different neutrons. तो अब हम अगर सपोज मैं ओ लेवल्स के बच्चों को जब ये चीज बताता हूँ तो बड़े आसान अल्फाज में हम ऐसे डिस्कस करते हैं कि यार सपोज क्लोरीन के दो तरह के आइसोटोप्स हैं, 35 वाले भी हैं और 37 वाले भी हैं। तो मैं आपसे कहूँ कि पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन का एटॉमिक मैस लिखें तो आप ना 35 लिख सकते हैं क्योंकि वो 37 वाले नाराज हो जाएंगे, आप ना 37 लिख सकते हैं, 35 वाले नाराज हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं कि हम एक एवरेज ले लेते हैं, और एवरेज के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? एक ऐसा फॉर्मूला कि जिसमें एथिकली दोनों के साथ किसी के साथ भी ज्यादती ना हो। एंड दैट फॉर्मूला इज व्हाट? दैट यू मल्टीप्लाई एवरेज आइसोटोपिक mass with its abundance, AR of isotope into its abundance percentage। जैसे क्लोरीन 35 की परसेंटेज 75 थी, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। 37 की परसेंटेज 25 थी, हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया और 35.5 आ गया। यही अगर मैं ब्रोमीन के लिए करूं, सपोज ब्रोमीन, तो ब्रोमीन में हमारे पास यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे मैस टू चार्ज रेशियो। तो ब्रोमीन में दो पीक्स आती हैं ऑफ इक्वल हाइट्स, 50%। एक ब्रोमीन 79 है, दूसरी ब्रोमीन 81 है। दो न्यूट्रॉन का फर्क है, Br 79, Br 81। लेकिन जब आप उसकी एवरेज लेंगे 50% इंटू 79 प्लस 50% इंटू 81 एंड यू डिवाइड विद टोटल अबंडेंस 100, जो आप स्टैंडर्ड अबंडेंस कंसीडर करते हैं, तो उस केस में आंसर एक राउंडेड फिगर आ रही है, 80 आ रही है। इट मीन दैट इज बीइंग जस्टिफाइड। So average isotopic masses are idea that this element has isotope or not is confirmed by looking at the mass spectrum। अब दोबारा आप इस चीज पे देखें कि जब हमने 20 वाला देखा तो 20 वाली जो नियॉन है दैट इज 90%, 90.9। 21 वाली 0.3 ओनली, इग्नोर नहीं किया हमने। 22 वाली 8.8। तो आपने जब AR ऑफ नियॉन अब डिसाइड करना है, रिलेटिव एटॉमिक मास, तो इट मीन सब आइसोटोप्स की कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए, एंड देयर कंट्रीब्यूशन इज फेयरली डिसाइडेड बाय द परसेंटेज दे है। 20 वाले को आपने 90 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए कि 100 एटम अगर ज़हन हम एनालाइज करें तो 90 वो होंगे, 90.9 रादर रफली 80 और 91, जिनका एटॉमिक मास 20 होगा। इज इट? यस सर। अच्छा, कहते हैं लुक एट द मास स्पेक्ट्रम ऑफ जर्मेनियम, राइट? Isotopic formula for the heaviest isotope of germanium। I think कौन सा है जर्मेनियम? ये लेड का है, और लेड का हैवीएस्ट आइसोटोप कौन सा है? 208 वाला। और लाइटेस्ट कौन सा है? 204 वाला। और इसका हैवीएस्ट कौन सा है? 22 वाला। और उसकी परसेंटेज कितनी है? 8.8। और लाइटेस्ट कौन सा है? 20 वाला, परसेंटेज ये है। इसी तरह ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है जर्मेनियम का, शायद इसने पिछले पेज पे दिया होगा। समटाइम ये ई बुक के अंदर थोड़ी मिसिंग भी होती है किसी पार्ट की, लेकिन आप फिजिकल बुक में देखेंगे तो आपको शायद मैस टू चार्ज रेशियो नजर आए। ये देखें, ये जर्मेनियम का दिया हुआ, ये ई बुक में शायद आगे है, पीछे होना चाहिए, इसको एटॉमिक मैस में होना चाहिए। तो मैस स्पेक्ट्रम ऑफ जर्मेनियम, सबसे हैवीएस्ट कौन सा है? 75 के बाद एक डिजिट है 76, तो इट मीन द हैवीएस्ट आइसोटोप इज 76। अगर आपसे कोई ये पूछे कि हाउ मेनी आइसोटोप्स जर्मेनियम है, देन क्या जवाब देंगे? How सिर्फ many 5 isotopes? isotopes। Yes, 1, 2, 3, 4, 5, and each have its own percentage। Okay, so that is how basically हम क्या डिवाइस करते हैं? फाइंडिंग आउट द रिलेटिव, फाइंडिंग आउट द atomic masses, average isotopic masses are
presence of the isotopes. So आपने definitions को weight average atomic mass in a given sample over atomic mass, unified atomic mass that you compared with carbon 13. इसको आप यूनिफाइड एटॉमिक मास स्टैंडर्ड के तौर पे आइसोलेट कर सकते हैं. पहले हाइड्रोजन करते थे, बट हाइड्रोजन इज डिफिकल्ट टू आइसोलेट. और मैसेज ऑफ कंपाउंड जब आप निकालते हैं, मॉलिक्यूलर मैसेज ऑफ कंपाउंड ऑफ सम ऑफ एटॉमिक मैसेज करते हैं. डेफिनेटली हम मोलर कैलकुलेशन में और ये चीजें आप ओ लेवल्स में सीख के आए हैं कि सम ऑफ एटॉमिक मैसेज दैट इज मॉलिक्यूलर मास. एंड सिंस you use the word R because relative they have been compared, and you use this formula for that, relative formula mass. Hydrated and anhydrous compounds, if they are hydrated it means they have water attached. लेकिन ये कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मोलिक्यूल्स. डॉट का मतलब वीकली बॉन्डेड. तो जब आप हाइड्रेटेड का मोलिकुलर मास लेंगे तो इट मीन कॉपर सल्फेट का मास अगर 160 आता है तो 5 वाटर मोलिक्यूल्स का 90 है, तो आप ऐड करके 250 लिखेंगे. लेकिन अगर वाटर मोलिक्यूल साथ ऐड अप नहीं है, वो एनहाइड्रस है. वो एनहाइड्रस है, वाटर मोलिक्यूल्स ऐड अप नहीं है, एनहाइड्रस है, ड्राइड है. So that is basically anhydrous atomic mass. इसमें वाटर मोलिक्यूल नहीं है. आप रिवर्सेबल कर सकते हैं इनको. आप हीट करें तो उनका वाटर उड़ जाएगा, पीछे वो एनहाइड्रस रह जाएगा. कैलकुलेट द रिलेटिव फार्मूला mass of the following. सिंपल कैलकुलेशंस हैं. कैल्शियम क्लोराइड का Ca40 है, इसका एटॉमिक मास. क्लोरीन 35.5 into 2 है, तो ये 111 बन रहा है. कॉपर सल्फेट का कॉपर 63.5, सल्फर 32.1 है, और ऑक्सीजन 16 है. अच्छा, एक चीज जो आप देख रहे होंगे, ओ लेवल्स में हम पॉइंट इग्नोर करते थे, मार्क्स मिल जाते थे. ए लेवल्स में पॉइंट इग्नोर करने से मार्क नहीं मिलेगा आपको इसका. तो आपको उनके एवरेज करेक्टेड मैसेज जो है पीरियोडिक टेबल से वो देखने पड़ेंगे. इसी तरह मैग्नीशियम नाइट्रेट का जो भी आ रहा है 7-6 वाटर मोलिक्यूल्स ऐड. तो एटॉमिक मैसेज में या आइसोटोपिक मैसेज में आज हमने सिंपल मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी की है. कल जो हम करेंगे, कल प्लीज आपने इसको एक नजर जरूर मार लेनी है, बिकॉज कल हम थोड़ा सा इसमें एडवांस टॉपिक कर रहे हैं. एंड दैट इज कंपैरेटिवली नॉट मच, दैट इज हाउ टू फाइंड आउट मोलिकुलर मास, हाउ टू कंफर्म द मोलिकुलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, हमारे पास ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम इसे कीटोन कहते हैं, प्रोपानोन है. और प्रोपानोन को हमने किस तरह इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट करनी है और कैसे उसका मॉलिक्यूलर आयन डिटेक्ट करना है, M+P कैसे M+1 करनी है, कैसे M+2 करनी है, और फिर उन फ्रेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करके उसको कंफर्मेशन करनी है. तो दैट इज इवन मोर इंटरेस्टिंग देन दिस. एनी क्वेश्चन? आपने गो थ्रू करना है आप लोगों ने, और अगर कोई इश्यूज होंगे सिंपल टॉपिक में तो कल हम ये मॉलिक्यूलर मैसेज कंफर्मेशन या मैस स्पेक्ट्रोस्कोपी करके तो फिर सिंपल मोल्स के क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर में जो दिए हुए हैं, सारी कैलकुलेशंस, ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए वो लेवल्स पर. अल्लाह हाफिज.